औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, बायोइन्फॉर्मेटिक्स की आज की क्लास का टॉपिक है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। ये बुनियादी तौर पर एक 3 से 4 हिस्सों पर मुश्तमिल साइकिल है जिसे आपने 2 हिस्सों में पढ़ना। पहला हिस्सा वो है जिसमें ऑक्सीडेशन के प्रोसेस जो हैं वो इन्वॉल्व हैं और उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव ब्रांच। दूसरे हिस्से में ऑक्सीडेशन का रोल कम है और वहाँ पे ट्रांसएल्डोजेस, ट्रांसकीटोजेस, इस तरह के एंजाइम्स जो हैं उनके ज़रिए असर जस्ट कार्बन की चेन जो है उसकी 1 to 2 टाइम्स जो है 5 कार्बन से 6 कार्बन, 10 कार्बन से 6 और 4 कार्बन और फिर 10 कार्बन से 7 और 3 कार्बन, इस तरह की चेन्स जो हैं वो आपस में इंटरचेंज होती रहेंगी। वो हिस्सा जो है वो नॉन ऑक्सीडेटिव है। बुनियादी तौर पे पेंटोस फॉस्फेट पाथवे जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं बॉडी के अंदर। रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनकी शेप अपनी जगह सस्टेन करने के लिए, न्यूक्लिक एसिड जो हैं उनकी प्रोडक्शन के लिए, जो ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट्स ब्लड के अंदर फ्लो कर रही होती हैं उन्हें डिटॉक्सीफाई करने के लिए। इसके अलावा इनका ताल्लुक़ जो है वो बिलखसूस रिप्रोडक्टिव मटीरियल, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ बहुत ज़्यादा मिला हुआ है, बिकॉज़ कि ये जैसे आपको बताया न्यूक्लिक एसिड जनरेट करने के लिए ये पाथवे जो है ये होना ज़रूरी है। ये पाथवे न्यूक्लिक एसिड जनरेट होने में किस तरह इन्वॉल्व है, इसको इस तरह से समझिए कि निकोटिन अमाइड डाईफॉस्फेट जो है उसकी बॉडी के अंदर जो प्रोडक्शन है वो रेगुलेट होती है थ्रू कैटाबॉलिक प्रोसेस और वो कन्वर्ट हो जाता है निकोटिन अमाइड डाईफॉस्फेट हाइड्रोजनेटेड फॉर्म में। लेकिन इस कैटाबॉलिक पाथ को यूँ ही एनाबॉलिक पाथ पे रिवर्स होना होता है तो NADPH से वापस NADP सिंपल फॉर्म में बनाना जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। और ये एनाबॉलिक पाथ जो है साथ साथ फैटी एसिड को सिंथेसाइज करने में भी बहुत काम आता है। तो कुल मिलाकर के फैटी एसिड बनाना, न्यूक्लिक एसिड बनाना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे ग्रिप रखना और ब्लड सेल्स पे अपना इम्पैक्ट शो करना, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को कंट्रोल करना, टॉक्सिसिटी को कंट्रोल करना, तो इट मीन्स दैट कि इस पाथवे का एक फ्लुएंट मूवमेंट जो है बॉडी के अंदर बहुत ज़रूरी है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द डिटेल्स कि किस तरह से ये पाथवे जो है ये मूव होता है, कैसे रेगुलेट होता है, कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं और बेसिक किन प्रीकर्सर्स के मूव करने के बाद क्या प्रोडक्ट्स बनती हैं, वो प्रोडक्ट्स आगे चल के किन फाइनल प्रोडक्ट्स का इंटरमीडिएट साबित होती हैं, कैसे ये मूवमेंट ऑफ डिफरेंट कार्बन चेन्स जो है वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिफरेंट एंजाइम्स के असर अपना इम्पैक्ट जो है वो अलग अलग, कभी आइसोमेरिक फॉर्म्स में, कभी एपीमेरिक फॉर्म्स में और कभी एक से दूसरे मॉलिक्यूल में शिफ्ट होने की फॉर्म में इस पूरे पाथवे को कंटिन्यू रखती हैं। सो ये सबसे पहले आपके पास एक डायग्राम है। डायग्राम में जो चीज़ आपने फर्स्ट इन्वेस्टिगेट करनी है और ज़हन नशीन करनी है वो ये है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वहाँ से जैसे आपने अक्सर कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म देखे हैं, एग्जैक्ट वैसे ही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है उस पे 2 निकोटिन अमाइड डाईफॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपना इम्पैक्ट करते हैं और वहाँ से हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एब्स्ट्रैक्ट करते हुए ख़ुद तो उनमें हाइड्रोजन एडअप हो जाती है, लेकिन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हाइड्रोजन लेते हुए राइबोलोज 5 फॉस्फेट में उसे कन्वर्ट कर देते हैं। राइबोलोज 5 फॉस्फेट जो है उसे कन्वर्ट करने के लिए जो बुनियादी तौर पे एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो है
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। तो वाज़ेह हुआ कि डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो 6 फॉस्फोग्लूकोनो सिग्मा लैक्टोन को प्रोड्यूस करता है और साथ साथ जो है वो NADP से NADPH बनाना और साथ एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड करना जो है उसकी टेंडेंसी शो करता है। अपने अगले स्टेप में जो है वो फॉस्फोग्लूकोनो लैक्टोन जो है वो वाटर के साथ एडअप होता है और वाटर के साथ एडअप होते हुए उसमें लैक्टोनेज एंजाइम जो है अपनी एबिलिटी शो करता है और 6 फॉस्फोग्लूकोनेट जो है वो बन जाता है। 6 फॉस्फोग्लूकोनेट जो है वो दोबारा से उसमें NADP जो है वो नॉन रिड्यूस फॉर्म दोबारा से अपना एक्ट करती है और 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो दोबारा से अपनी एक्टिविटी शो करता है। तो राइबोलोज 5 फॉस्फेट जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये जो पहला स्टेप है राइबोलोज 5 फॉस्फेट के जनरेट होने का, दिस बिलोंग्स इंटरनली टू 3 स्टेप्स और 3 स्टेप्स के दौरान में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पहले जो है वो कन्वर्ट होता है अपने एक लैक्टोन डेरिवेटिव में और लैक्टोन डेरिवेटिव से वाटर के साथ हाइड्रोलाइज होने के बाद उसकी फाइनल प्रोडक्ट जो है राइबोलोज 5 फॉस्फेट है। तो जो पहला हिस्सा है इसमें 3 रिएक्शंस आपने पढ़ने हैं, वो आप आगे चल के उसकी डिटेल देख रहे हैं। ये जो हिस्सा येलो हुआ है ये हिस्सा बेसिकली नॉन ऑक्सीडेटिव पाथ को शो करता है। ये किस तरह से मूव करेगा ये भी आपको वाजे करके दिखाते हैं। और राइबोलोज 5 फॉस्फेट जो है उसके अंदर ये टेंडेंसी मौजूद है कि वो 3 पाथ्स पे जाने का मामला रख सकता है। तो 3 पाथ्स पे जाते हुए वो ऐसा भी मुमकिन है कि 2 राइबोलोज 5 फॉस्फेट जो है उसके मॉलिक्यूल मिलें और वो फिर राइबोज 5 फॉस्फेट और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट जनरेट कर दें। जबकि दूसरी तरफ ऐसा भी है कि राइबोलोज 5 फॉस्फेट जो है उससे जाइलुलोज 5 फॉस्फेट बन जाए और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट जो है वो आगे चल के फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो इरेथ्रोज 4 फॉस्फेट के साथ मिलने के बाद। अब ये कहने को तो बहुत सिंपल है बट आगे जाके आप देखेंगे कि इस ऑक्सीडेशन वाले पाथ में तो सिर्फ 2 रिएक्शंस हैं और आगे जो सीरीज़ है ये आपस में कैसे इंटर कन्वर्ट हो रही है और किस तरह से एपीमर्स और आइसोमर्स एक दूसरे को इंटरचेंज करते हैं, यू विल जस्ट सी दैट। और इसकी डिटेल जो है फर्दर। अच्छा जी, ये बुनियादी तौर पे क्या है कि पाथवेज जो हैं उनको NADPH जो है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपने पहले देखा NADP आता है और NADPH जो है वो बन जाता है। और ये आपको पहले भी बताया कि ये रोल्स जो हैं बॉडी में ये प्ले करते हैं, फैटी एसिड बनाते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी फैटी एसिड की एक डेरिवेटिव है तो ऑफ कोर्स उनको भी बनाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं बायोसिंथेसिस उनकी करते हैं और ऑफ कोर्स फैटी एसिड की बात आई है तो यहाँ पे ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि फैटी एसिड बताते खुद ऑयली इन नेचर या लिपिड्स टाइप के स्ट्रक्चर हैं तो इनका जो है ज़्यादा मामला जो है इन्हीं चीज़ों से जुड़ा हुआ। जबकि दूसरी तरफ न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस जो हाईली पोलर हैं उसमें भी ये कुछ इन्वॉल्व नज़र आते हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द डिटेल कि ये ऑक्सीडेशन फेज़ जो है इसके पहले 3 हिस्से आपको बताया कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल जो है राइबोलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट होते हुए 3 स्टेप्स जो है उनसे गुजरता है। पहले हिस्से में NADP नॉन रिड्यूस फॉर्म जो है वो रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट होती है और फॉस्फोग्लूकोनो सिग्मा लैक्टोन जो है वो बना देती है। सिग्मा लैक्टोन जो है फॉस्फोग्लूकोनो लैक्टोन जो है उसकी हाइड्रोलाइसिस होती है वाटर के साथ, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल निकलता है और ग्लूकोनों के बजाय ग्लूकोनेट हो जाता है। ग्लूकोनेट जो है उसके साथ दोबारा NADP रिएक्ट करता है और 6 फॉस्फेट ग्लूकोनेट के NADP के रिएक्ट करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और रिड्यूस फॉर्म ऑफ NADPH जो है वो हमें मिलता है। इन तीनों रिएक्शंस में ग्रेजुअली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज लैक्टोनेज और 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज इन्वॉल्व होते हैं
और ये ऑक्सीडेटिव फेज़ जो है ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी इंटर कन्वर्जन्स जो है वो इन्वॉल्व नहीं। जबकि नॉन ऑक्सीडेटिव फेज़ जो है दिस बिलोंग्स टू हाई कम्प्लेक्सिटी, वहाँ पे जाके 5 राइबोलोज 5 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है वो सबसे पहले फॉस्फोपेंटोज आइसोमेरेज के एंजाइम के ज़रिए असर अपने एक दूसरे आइसोमर राइबोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। राइबोज 5 फॉस्फेट जो है उसका एक एपीमेरिक फॉर्म जो है वो ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट है, और फॉस्फोपेंटोज एपीमेरेज एंजाइम के ज़रिए असर राइबोलोज 5 फॉस्फेट जो है ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। ख़ासतौर पे ये बात यहाँ ज़हन में रखें, राइबोलोज 5 फॉस्फेट और ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट में ज़्यादा जो बुनियादी तौर पे फ़र्क है, जैसे आपने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ा है कि टर्मिनल अल्कोहल और जो फर्स्ट पॉइंट पे कार्बोनाइल ग्रुप है इसके दरमियान मौजूद कार्बन और की चेन्स जो हैं उनके ऊपर सिर्फ OH और H की पोजीशन का फ़र्क होता है। तो इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी नेक्स्ट स्ट्रक्चर में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से जस्ट OH जो है वो अपोजिट साइड्स पे हों, जैसे हम एंटी और सिन या सिस और ट्रांस कन्फिगरेशन पढ़ते हैं, तो सिस में क्या होता है, दोनों जो एटम्स हैं वो किसी भी साइड के सिमेट्री के एक ही कॉर्नर को टच कर रहे होते हैं, जबकि ट्रांस में जो है वो अपोजिट साइड्स पे होता है। तो कुछ ऐसा ही आप यहाँ पे ये बात देखेंगे। उसके बाद ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट राइबोज 5 फॉस्फेट जो कि प्रोडक्ट्स हैं पहले दो रिएक्शंस की, ये आपस में मिल जाती हैं और ट्रांसकीटोलेज एंजाइम के साथ एक रिएक्शन प्रोड्यूस करती हैं, और जिसके रिज़ल्ट के तौर पर सीडोपेंटिलोज 7 फॉस्फेट और ग्लिसराइडिहाइड 3 फॉस्फेट जो है ये प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद ये दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं ये इंटरमीडिएट हैं और इनमें हाईली इंपॉर्टेंट जो है वो सीडोएप्टिलोज 7 फॉस्फेट है। सीडोएप्टिलोज 7 फॉस्फेट जो है 3 ग्लिसराइड फॉस्फेट के साथ कंबाइन होता है और दोबारा से ट्रांसकीटोलेज एंजाइम इस पर अपना इम्पैक्ट दिखाता है, और उसके बाद ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और एथेरोज 4 फॉस्फेट में इंटरचेंज हो जाते हैं। इन अदर वर्ड्स इन दो रिएक्शंस में नथिंग मोर, पहले 5 और 5 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट राइबोज और ज़ाइलोज जो हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं ट्रांसकीटोलेज एंजाइम के ज़रिए असर, और 7 और 3 कार्बन वाले सीडोएप्टिलोज और ग्लिसरल्डिहाइड में चेंज हो जाते हैं। उसके बाद 7 कार्बन और 3 कार्बन वाले ये दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं दोबारा से इन पे ट्रांसकीटोलेज एंजाइम जो है उसका इम्पैक्ट होता है, और फ्रुक्टोज 6 और एथेरोज 4 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल जो हैं वो जनरेट हो जाते हैं। इन अदर वर्ड्स इट्स नथिंग मोर, ट्रांसकीटोलेज का डबल इम्पैक्ट जो है वो पहले 5-5 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट से 7 और 3 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है, और उसके बाद 7 और 3 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट्स कंबाइन होते हैं तो उस पर ट्रांसकीटोलेज का इम्पैक्ट जो है वो 6 और 4 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है। और आखिर में जब ये 7 और 6 और 4 वाले प्रोडक्ट्स जो हैं ये एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो लास्ट कॉम्बिनेशन है उसमें ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट और एरेथ्रोज 4 फॉस्फेट जो हैं वो मिल कर के अंडरगो होते हैं ट्रांसकीटोलेज एंजाइम के। तो ट्रांसकीटोलेज एंजाइम जो है वो दोबारा से अपना इम्पैक्ट दिखाता है और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट प्लस ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो बन जाते हैं। सॉरी फॉर देट, ये मिडल वाला जो रिएक्शन है जिसमें 7 और 3 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो अंडरगो होते हैं एक रिएक्शन के, वो वाला ट्रांस एल्डोलेज जो एंजाइम है उसके इम्पैक्ट के तहत बनता है। राइट जी, ये ओवरऑल रिएक्शन है। अभी केमिकली कैसे अंडरगो होते हैं इन द नेक्स्ट फ्रेम यू विल सी दैट। अच्छा जी, ये अभी जो आपसे पहले शेयर किया कि 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है
ये किस तरह से पहला रिएक्शन जो है इसका प्रोसीड होना आ जाता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो जैसे आपने ऑक्सीडेटिव पाथ में देखा, दो NADP मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करता है, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस होती है नेक्स्ट फेज़ में, और हाइड्रोलिसिस के बाद दोबारा से NADP अटैक करता है और 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो अपना इम्पैक्ट करता है। तो यहाँ पे स्कीम में सबसे पहले जो है ये दिखाया गया है कि NADP का एक पहला मॉलिक्यूल जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज के साथ इम्पैक्ट करता है, और एज ए रिज़ल्ट जो है इसकी एक नेक्स्ट फॉर्म जो है हमारे सामने आती है, उसे हम कहते हैं 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोनेज। 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोनेज जैसा कि आपको पहले बनाया, लेक्टोनेज एंजाइम के ज़ेर असर वाटर के साथ इम्पैक्ट करता है, और इसकी एक लेक्टोन्स आर इंटरनली ईस्टर्स। तो जैसे आप ये स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, ख़ास तौर पे इस कार्बोनाइल के बाद अगर इस O के साथ मैं कोई मिथाइल ग्रुप अटैच कर दूं तो दैट वुड बी एन एस्टर। तो जिस जगह भी लेक्टोन का नाम आए या लेक्टेम का नाम आए, लेक्टेम्स आर एमाइडिक डेरिवेटिव्स ऑफ एस्टर्स एंड लेक्टोन्स आर ईस्टर्स। तो इन अदर वर्ड्स लेक्टोनेज जो है वो ऐसे ग्लूकोज पे इम्पैक्ट करता है जिनके डेरिवेटिव जो है वो कीटोन से मिलते जुलते हैं। तो ये ऑलमोस्ट जो हमारे पास नेक्स्ट जो है वाटर की हाइड्रोलिसिस और लेक्टोनेज एंजाइम के इम्पैक्ट के बाद जो मॉलिक्यूल बन रहा है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट, ये जो है दोबारा से 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के इम्पैक्ट के साथ एक NADP प्लस का मॉलिक्यूल ऐड होगा, दोबारा एज ए कैटलिस्ट परफॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिएक्शन में से निकलेगी। इन अदर वर्ड्स के जो बिल्कुल लास्ट वाला आपने स्ट्रक्चर देखा है COO- वाला, ये जो है ऑलमोस्ट रिएक्शन में से इस जो हिस्से का रोल है इस मॉलिक्यूल में से वो ख़त्म हो जाएगा, और एग्जैक्टली ये देखिए नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल में जो राइबुलोज 5 फॉस्फेट है वो हमें एग्जिस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इन अदर वर्ड्स डिहाइड्रोजिनेज ने ये काम किया कि हाइड्रोजन जो है उसके साथ साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को निकाला। तो इट्स नथिंग मोर कि मॉलिक्यूल बाकी जो उसका स्ट्रक्चर है वो सेम रहा, सिर्फ जो टर्मिनल कार्बोनाइल और ऑक्सीजन ग्रुप हैं वो ख़त्म हो गए, और राइबुलोज 5 फॉस्फेट जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गया ड्यू टू फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। उसके बाद राइबुलोज 5 फॉस्फेट जो है वो आगे चल के एक इन डाइयोल टाइप स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करता है, और इन डाइयोल इंटरमीडिएट फॉस्फोपेंटोज आइसोमेरेज, ये जो है इसकी एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर जो है वो बन जाती है। एंड दिस कैन बी लाइक दिस कि ये डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ भी हो जाता है, और इस ऑक्सीजन के साथ शिफ्ट होने के बाद ये इसकी थोड़ी सी स्टेबल फॉर्म है। इन से मुराद डबल बॉन्ड और डाइयोल से मुराद 2 अल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है जी। इन हम जैसे आपने इंटरमीडिएट की क्लासेस में कुछ नॉमेनक्लेचर पढ़ी है, तो वहाँ पे डबल बॉन्ड के लिए ENE लिखते हैं, तो यहाँ पे एज इट इज़ वही इन डाइयोल। इन से मुराद ये स्ट्रक्चर और डाइयोल से मुराद ये 2 OH ग्रुप जो इसके साथ अटैच थे। नेक्स्ट वाले में क्योंकि फास्फोरस है तो वो डाइयोल नहीं हो सकता। अच्छा जी, ये उन्हीं तीनों रिएक्शंस को आपके सामने बड़ी स्ट्रेट फॉर्म में और सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दिया गया है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है उससे ग्लूकोनोलेक्टोन कैसे बनेगा, ग्लूकोनोलेक्टोन जो है उससे ग्लूकोनेट कैसे बनेगा लेक्टोनेज के बाद, और फिर ग्लूकोनेट के बाद राइबुलोज 5 फॉस्फेट जो हमने इस रिएक्शन का अल्टीमेट प्रोडक्ट जो है वो देखा है। पिछले स्ट्रक्चर में फ़र्क ये था कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दिया गया था और उसे एक इन डाइयोल के तौर पे दिखाया या बताया गया, राइट। अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो ऑफ कोर्स दिस H विल बी रिमूव्ड। अच्छा जी, नॉन ऑक्सीडेटिव ब्रांच में रिवर्सिबल इंटरकन्वर्जन्स होंगी, शुगर
की सिंथेसिस होगी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ट्रांस कीटोलेज और ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम जो है वो अपना रोल प्ले करेंगे। जी सबसे पहले जो नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेप है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, इट्स नथिंग मोर, इट्स जस्ट द नॉन ऑक्सीडेटिव पोर्शन ऑफ द phosphogluconate pathway has the function of equilibrating the ribulose 5-phosphate produced by 6-phosphogluconate dehydrogenase with fructose 6-phosphate in glycolysis and glyceraldehyde 3-phosphate। तो जो हमारे पास बुनियादी तौर पे फ्रुक्टोज 6-phosphate बना है और राइबुलोज 5-phosphate बना था, उन दोनों स्ट्रक्चर्स को एज ए इक्विलिब्रियम कंटेन करना ही नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे का सबसे बड़ा काम है। यहाँ पे ये चीज़ जो सबसे ज़्यादा आपने फोकस करनी है वो ये है कि राइबुलोज 5-phosphate और राइबोज 5-phosphate दे आर आइसोमेरिज्म्स और की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और आइसोमेरेज एंजाइम जो है वो इन दोनों आइसोमर्स को एक स्टेबिलिटी में एक दूसरे से इंटर कन्वर्ट करता है। साथ साथ राइबुलोज 5-phosphate जो है वो ज़ाइलुलोज 5-phosphate का एपीमर है। तो जो बात आपसे पहले शेयर की वो यहाँ पे आपके सामने है बिल्कुल क्लियर कि ये OH और ये इससे नेक्स्ट वाले कार्बन का OH, ये दोनों की पोजीशन सिमेट्री में एक दूसरे के अपोजिट है। सो दिस इज़ टर्म एज एपीमर। अगर ये दोनों एक जगह होते या इस जगह होते तो ये एपीमर्स ना होते, ये सेम कंपाउंड होता। इसकी वजह ये है कि ये जो लास्ट जो है सेकंड लास्ट वाला ये OH है, इसकी वजह से स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है कंपाउंड की वो डिटरमिन होती है। और अगर ये इस जगह पे हो तो राइट साइड रोटेशन होगी, अगर ये इस जगह हो तो लेफ़्ट साइड होगी। सो फॉर दिस रीज़न ये ऑपोजिट साइड्स पे हों तो इसकी रोटेशन डिफरेंट, इसकी रोटेशन अगर ये एक साइड पे हो तो ये दोनों एक ही प्लेन पोलराइज राइट को एक ही डायरेक्शन पे मूव करेंगे, तो फिर ये एक दूसरे के एपीमर्स नहीं होंगे, दे विल हैव ए सेम टेंडेंसी। तो इनकी अपोजिट डायरेक्शन की वजह से इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो वेरी कर जाती हैं। दीज आर टर्म्ड एज एपीमर्स, जैसा कि आपने ग्लूकोज के केस में पढ़े होंगे। अब दूसरी तरफ मामला ये है कि राइबोज हो या ज़ाइलोज हो, ये दोनों ही ट्रांसकीटोलेज थायामीन पायरोफॉस्फेट के होते हुए एक दोनों ही आइसोमर्स जो हैं, ये एक आइसोमर और दूसरा एपीमर, तो इन अदर वर्ड्स दे आर आइसोमर्स। तो ये दोनों आइसोमर्स जो हैं ये इस एंजाइम के होते हुए जो है वो सूडो हेप्टुलोज 7P जो है ये बनाने की टेंडेंसी लगते हैं। तो ये सूडो हेप्टुलोज 7P है, ये आपने पहले पढ़ा है कि ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate के साथ अटैच होने के बाद ट्रांस एल्डोलोज एंजाइम के इम्पैक्ट के साथ अगले रिएक्शन में जाने की टेंडेंसी रखता है, और अगले रिएक्शन में जाने के बाद ये 7 कार्बन वाला ग्लूकोज का डेरिवेटिव और 3 कार्बन वाला ग्लूकोज का डेरिवेटिव मिल करके फ्रुक्टोज 6-phosphate और इरेथ्रोज 4-phosphate जो है वो जनरेट कर देते हैं। तो इरेथ्रोज 6-phosphate और फ्रुक्टोज 5-phosphate जो हैं ये इस रिएक्शन में प्रोड्यूस होते हैं। दूसरी तरफ साथ साथ मामला ये भी है कि ज़ाइलुलोज 5-phosphate और इरेथ्रोज 4-phosphate, अगर इन अदर वर्ड्स यहाँ ये कहा जा रहा है कि ज़ाइलुलोज 5-phosphate ये वाला जो एपीमर है अगर इसको पिक कर लिया जाए और इसका रिएक्शन जो है फ्रुक्टोज 6-phosphate के साथ कराया जाए, तो उस सूरत में ये ज़ाइलुलोज 5-phosphate और इरेथ्रोज 4-phosphate अगर ये और ये दोनों कंबाइन हो जाएं तो उस सूरत में हमारे पास दोबारा से एक फ्रुक्टोज 6-phosphate और ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate जो है वो बन जाएंगे। इन अदर वर्ड्स यहाँ पे ये बात की जा रही है
कि इन दोनों आइसोमर्स को कंबाइन करने के बाद जो हमारे पास इंटरमीडिएट बनता है उसका एक प्रोडक्ट अगर हम चूज़ कर लें और पहले वाले का एपीमर ले लें तो ये दोनों मिल कर के हमें एक दोबारा से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस करके दे सकते हैं। तो इस तरह से ये नॉन ऑक्सीडेटिव इंटरकन्वर्जन जो है ये सिग्निफाई होती है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप कि इसमें बेसिकली क्या किस अंदाज से ये सारा मैकेनिज़्म जो है